सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फजा खान। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जजेस दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। इस बात की खुशी है कि जेर हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल करना तो आईनी तरमीम करना होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिविलियन आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं और फौजी ट्रायल के लिए अफवाज के खिलाफ ताल्लुक होना जरूरी है? क्या तरमीम जरूरी है या अफवाज के खिलाफ ताल्लुक को मुंसलिक करना? आबिद जुबैरी ने कहा कि पहले ताल्लुक जुड़ना, और अगर ऐसा हो तो आईनी तरमीम नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अब अटॉर्नी जनरल ने तमाम सवालात के जवाब देने हैं, और हर कोई तस्लीम करता है कि 9 मई के वाकयात संजीदा नौयत के थे। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर हम आपस में मुशावरत कर लेंगे, लेकिन फिलहाल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। हम आपको तफसील से सुनने के लिए वक्त देंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब इस अहम केस में कल मजीद क्या पेशरफ्त होगी, क्या कानूनी पेचीदगियां हैं और क्या कानूनी जो ज़ाब्ते हैं, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में बात करूंगी। मगर इसके साथ जो सियासी मैदान है उसकी जरा बात कर लूँ। वहाँ लंदन प्लान, दुबई में होने वाले जो अहम मुलाकातें हैं उनको बाज़ाहिर नाकाम करार दिया गया, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के बाद बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और इस मुलाकात को खासा कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसमें वक्त से पहले जो असम्बलियों तहलील है वो आप कह लें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तय पा गया है कि जी 8 अगस्त को असेंबली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद अगर सदर ने मंजूरी ना भी दी तो अगले 2 रोज में असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अच्छा, निगरां सेटअप पर बातचीत का बाकायदा आगाज हो चुका है और कई नाम मार्केट में हैं, और उम्मीद है कि अगले चंद रोज में जो हतमी नाम है वो सामने आ जाएंगे, और इंतखाबी जो इस्लाहात है उसके मामले पर भी हुकूमत इस वक्त मुतहरिक है। पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, अहम सवाल। और हुकूमती वज़रा की जो मुख्तलिफ आरा हैं वो सामने आ रही हैं। राना सनौला से है कि जी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा से सब ये दावा करते हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें क्या चाहती हैं, आखिर मुकाबला करना चाहती हैं या फिर चेयरमैन पीटीआई की नाअहली चाहती हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ जी, माहिर कानून शाह खावर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोखड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपसे खुरम रोखड़ी साहब शुरू करना चाहूंगी। ये जो निगरां सेटअप है, असेंबलियों की तहलील, निगरां सेटअप, बड़ा ये कहा जा रहा था कि जो असेंबली की जो तहलील है वो वक्त से पहले हो सकती है। अब 8 अगस्त के हवाले से ये इत्तेफाक सामने आ रहा है, यानी 1 महीने का वक्त मिल जाएगा। उस वक्त में ऐसा क्या कर लिया जाएगा? निगरां सेटअप जो है उसको लेकर इत्तेफाक राय होता देख रहे हैं आप? जी, मुझे अब इत्तेफाक राय नजर भी आ रहा है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका संजीदगी के साथ मामले को देखना और डील करना भी नजर आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि होपफुली, अच्छी उम्मीद रखते हुए कि मामलात बेहतर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मुझे इस पे उम्मीद है जी। आपको लगता है कि मामला सेटल हो जाएंगे, आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाते दिखाई देते हैं? तो रोखड़ी साहब, अभी तक जो मामला तय नहीं पा रहे थे उसमें आपको क्या वजह समझ आ रही थी? क्या ये नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था? सुनने में आ रहा था कि जो दुबई में मुलाकातें हुई थी, वो जो मुलाकातें थी उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ शराइत या मुतालिबात रखे गए थे जो मानने नहीं जा रहे थे। देखिए, पहली मुलाकात के अंदर वैसे भी तमाम एक दूसरे के मुतालबात कोई भी नहीं मानता होता, तो मुलाकातों का एक सिलसिला रहता है, और 1, 2, तीसरी मुलाकात तक चीजें सेटल होना शुरू हो जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं। तो इन मुलाकातों को खुशाइंद ही करार दिया जाएगा। और असल चीज़ है कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इस क्राइसिस का वंस एंड फॉर ऑल खात्मा हो,
और जब भी आगे इलेक्शंस हों और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो उनके लिए मसाइल ऐसे ना हों कि जो वो लेकर चले तो पहला साल या दूसरा साल वो ज़ाया करे। ऐसा मामला है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल हुकूमत के तौर पर आए और पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना उस तरह ना करना पड़े जैसे पहले काम मामलात होते रहे। तो चीज़ें मुझे तो ठीक तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि एक बहुत मशहूर कहावत है और कदीम कहावत है कि केओस का जो खात्मा होता है उसके बाद बहुत सारी कौमों ने तरक्की की। तो इस शदीद केओस के बाद पाकिस्तान की तरक्की नज़र तो आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगी। जी ठीक है जी। शाह काबर साहब, जो असम्बलियों की तहलील हो गई, निगरान सेटअप हो गया, फिर ये जो पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने जो सारे मामला होते हैं, इनमें बहुत सी आप कह लें कि कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं और जाहिर बात है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लाए साथ में लाए बगैर दो बड़ी जमातें ये फैसले नहीं कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से जो मामला सुलझ नहीं रहे थे, उलझे हुए थे, एक डेड लॉक था, वो ये सुनने में आता था कि जो दो बड़ी जमातें वो फैसले करने बैठी हुई हैं। दुबई में मुलाकातें हो रही थी, जिसमें हमने देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया, नाला रहे। ये जो तमाम जो कानूनी पेचीदगियां होती हैं, तमाम मामलात पे जरा इस पर नजर रोशनी डालिए। जब भी कभी इत्तेहादी हुकूमत होती है तो फिर उसमें कुछ मसाइल होते हैं। कभी कभी एक अदम इत्मीनान एक दूसरे के ऊपर या अदम एतमाद भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी जैसे रोकड़ी साहब फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मेजर इनका आपस में इख्तलाफ नहीं है। चीज़ों पे जो है उनका इत्तेफाक मौजूद है और अभी ये भी बिल्कुल नज़र आ रहा है उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म ने उस दिन जो अपना खिताब भी किया या जो भी कौम सा खिताब, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया कि हम जो है ये अपना टेन्योर जब भी ख़त्म होगा हम वापस चले जाएंगे और केयर टेकर सेटअप आने का भी उन्होंने एक नवीद दी। लेकिन ये दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो 8 अगस्त है उसको शायद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, कौमी असम्बली भी और 2 सूबाई असम्बलियाँ भी। वो 8 अगस्त इसलिए रखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर्स उसको अगर 48 घंटे में अगर नहीं करते तो फिर वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने ये गुंजाइश रखी हुई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि अब देखना ये है कि अगर तो 2017 की जो मरदमशुमारी है अगर उसके तहत इलेक्शन करवाने हैं फिर तो इम्कान है कि अगर वो 3 महीने का भी केयर टेकर सेटअप आएगा तो वो इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और बात भी देखनी पड़ेगी कि पिछले दिनों नई मरदमशुमारी के बारे से आप अपनी बात मैं बताता हूँ, उसमें एक आपको ये भी बात देखनी पड़ेगी कि अभी हालिया एक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आई है जिसमें इलेक्शन का जो दिन है या तारीख मुकर्रर करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार मिल गया। ठीक है। वो लॉ जो है वो बिल्कुल इस वक्त मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब सुना है कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक इजलास होने जा रहा है किसी दिन, अगर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि 2017 की मरदमशुमारी के तहत ही होंगे फिर तो लगता है कि 90 दिन में अगर वो पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें तो इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो कहें कि जो अभी मौजूदा जो मरदमशुमारी हुई है उसको हम नोटिफाई करते हैं, तो जब मरदमशुमारी नोटिफाई होती है तो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो उसके मुताबिक बढ़ जाती हैं। तो फिर वो जो एक आर्टिकल 51 का जो एक शिक है उसमें ये ज़रूरी है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाएगी तो फिर कौमी असम्बली की डीलिमिटेशन होगी, उनकी नई हल्का बंदियाँ होंगी। ठीक है। और जब कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियाँ होंगी तो सूबाई की भी नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी कुछ टाइम लगेगा। फिर शायद इस बात का इम्कान है कि वो जो 90 दिन है वो उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए और उसकी क्या आईनी और कानूनी जवाब होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये एक चीज़ जो है महसूस की जा रही है। अच्छा, मरदमशुमारी नहीं करवाने से मुतालिक राना सलावत साहब का भी बयान था कि जी तमाम लोगों को मुत्तफिक होना होगा। अब एक सवाल ही पैदा होता है शाह काबर साहब, नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदी हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए, जो ज़्यादा मसाइल सियासी हैं या तकनीकी हैं? मेरा ख्याल है तकनीकी है। तकनीकी ज़्यादा है। तकनीकी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि मैं कराची में था, अब किसी में एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा कि हम जो कराची में अपने फैमिली मेंबर्स की तादाद जो है वो 4 है और हमारे यहाँ जो मुलाजमीन हैं उनकी 7-8 है और वो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जब वो मरदमशुमारी वाले आए तो उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अपने इलाकों में करवाएंगे। तो अब जब कराची में आप देखें कि अगर एक्चुअल जो तमाम लोग हैं, चाहे वो उनके परमानेंट रहने वाले हैं या टेम्परेरी रहने वाले हैं, वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा है जिसका रिजल्ट अभी आया है।
तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें तकनीकी ज़रूर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हर हाल आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी जो है वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है नई मरदमशुमारी का, तो इस पे भी एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी जल्दी होता है, ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो लोकल कराची के वो एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको आप जो है वो बिल्कुल रद्द भी नहीं कर सकते। तो इस पे एतराज़ात तो होने और इस पे भी कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस अगर होगा तो तब मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला होगा कि इसमें जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए या नई मरदमशुमारी। ठीक है जी। चलें अब ये रोखड़ी साहब की तरफ चलते हैं ज़रा। रोखड़ी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, आप शाह खावर साहब को भी सुन रहे थे, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें मरदमशुमारी वाले ये जो हम बात कर रहे थे डिस्कशन, तो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई जहांगीर तरीन साहब से, तमाम ये जो लोग हैं दावा कर रहे हैं कि जी आगे जाके अक्सरियत किसी के पास जाती दिखाई नहीं देती है, कोई मखलूत हुकूमत ही आगे जाके नजर आएगी, इसलिए सीट एडजस्टमेंट किसके साथ होगी, ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं रोखड़ी साहब। तो अगर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाती है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी या फिर नून लीग के साथ करेगी? पंजाब के हवाले से खासतौर में बात करूं तो पंजाब नून लीग का गढ़ है, पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक है, वहां पे जरदारी साहब बड़े मुतहरिक नजर आए हैं पंजाब में। तो क्या लगता है आगे जाके सीट एडजस्टमेंट का कहां इरादा है, या अगर अकेले करना है, सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी है, अपने बिहाफ पे इलेक्शन लड़ना है, तो क्या कॉन्फिडेंस है, क्या एतमाद है? देखिए, स्ट्रेंथ अपनी के ऊपर आदमी बोलता है, और वो स्ट्रेंथ कैसे आप ऑन ग्राउंड उसका मुजाहरा करते हैं। ये जो सीट एडजस्टमेंट है या जो बाकी तमाम चीज़ें डिपेंड ये आपकी स्ट्रेंथ पे करते हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन डे के अंदर, और आप कितनी सीट्स लेके जाते हैं। और मुझे श्योर है कि अगर मेरी पार्टी अच्छी सीट्स लेके जा सकती है तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर जाके कोई भी बैठ के निगोशिएट करता है। और वो क्यों करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो क्यों करे और किस बुनियाद पर करे और किन पॉइंट्स पर करे। ये मेरे ख्याल में अभी वक्त भी नहीं है, टाइम आएगा तो इसके ऊपर ज्यादा कलाम बेहतर होगा। दूसरी चीज जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया, और असूल के मुताबिक चीजें पूरी होना चाहिए इलेक्शन से पहले, उनका पूरा होना बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल पहले भी देता रहा हूँ और अभी भी दूंगा कि हम कई चीजों की ओपनिंग या कई चीजों का जो हम कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा एक मिजाज है कि हम जाके उसको कहेंगे कि जी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था कहीं 8 महीने में, तो हम कहेंगे नहीं ये तख्ती लगवानी है, इसको 4 महीने में कंप्लीट करो। और वो जब 8 महीने वाला काम उस 4 महीने में पहुंचता था तो प्रोजेक्ट की तख्ती तो लग जाती थी, लेकिन उसके बाद अगले 4 साल या 40 साल तक उस प्रोजेक्ट के अंदर से मसाइल निकलते रहते थे। तो हमें इस रविश से को भी देखना है, अपनी इन पुरानी एक्टिविटीज को भी, कि स्टेबिलिटी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। इलेक्शन कमीशन का खुद मुख्तार होना और ये जो उन्होंने अभी आइन को जो तरामीम की, ये बहुत कमाल का काम किया है। और इलेक्शन कमीशन का प्रो पाकिस्तान डिसीजन करना स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मेरा ख्याल है कि वो करेंगे, चाहे वो 3 महीने है चाहे व्हाटएवर, लेकिन उनका डिसीजन जो होगा वो बेहतरीन होगा। तो रही सीट एडजस्टमेंट, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी स्ट्रेंथ में कहाँ अपना जो पूरा होमवर्क करते हैं, तो उसके बाद हम कौन से पॉइंट्स पे आके निगोशिएट करेंगे किसी के साथ भी बैठकर। लेकिन कबल अज़ वक्त है इस वक्त ये कहना कि हम पीपीपी के साथ करेंगे या नून के साथ। जी अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए रोखड़ी साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जी उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई जो नाअहल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, बतौर सियासतदान आपकी क्या राय है कि क्या उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या नाअहल होना चाहिए? देखिए, इसमें राना साहब की ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश या किसी की भी ख्वाहिश जो है उसके ऊपर मामला है ही। हमने देखना यह है कि किसने क्या जुर्म किया और उस जुर्म के मुताबिक उसकी क्या सजा बनती है। और अगर उस जुर्म के मुताबिक सजा बनती है तो कोई अगर कहे कि सजा ना दी जाए तो ये मुझे समझ से मेरी बालातर है। जो भी सजा बनती है, जितना भी जुर्म है, उसका वाज़े तौर पर कौम के सामने आना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का होना और कौम को उसका मालूम होना कि क्या हुआ है और उसके मुताबिक सजा का मिलना लाजिम है। चाहे इलेक्शन से आप उसको परमानेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर 5 ईयर व्हाटएवर, लेकिन उसका सजा का तयन केस की सुनने के बाद और इंक्वायरीज के मुकम्मल होने के बाद और इन्वेस्टिगेशन के होने के बाद होगा। लकीली इन्वेस्टिगेशन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। 1.25 साल लगा, दाएं बाएं से तमाम जमानतें मिलती रही, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन के पहले पॉइंट में दाखिल हो गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी
ठीक है, ठीक है। आपकी तरफ ये सवाल लेकर आई शाह खाबर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, ये ख्वाहिशात के बिहार पर ये नहीं होगा। जी जी, देखिए बात यह है कि हर एक को जो है वो कोई भी पाकिस्तानी है उसको तो हक हासिल है कि वो अगर एलिजिबल है तो वो इलेक्शन बिल्कुल उसको कंटेस्ट करना चाहिए, उसको कोई रोकना नहीं चाहिए मसनूई तरीके से। लेकिन जिस तरीके से भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो गई हैं, और अगर ये कोर्ट्स ऑफ लॉ उनको अगर किसी केस में सज़ा दे दें तो उसमें तो फिर वो आर्टिकल 63 के तहत जो है वो 5 साल के लिए कोई भी शख्स जो है वो नाअहल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कानून अपना रास्ता अपनाता है और वो अदालतें जो है अगर ऐसा फैसला देती हैं, तो आपने देखा है कि पिछले दौर में भी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे उनको तो इन्हें अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत थोड़े से चंद सेकंड्स के लिए सज़ा दी थी, लेकिन उसका फॉल आउट उन पे ये था कि वो 5 साल के लिए जी कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए वो नाअहल हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ओपन फील्ड जो है वो बिल्कुल सबको देनी चाहिए, सबको मौका फराहम होना चाहिए कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो अवाम के सामने पेश करे। कोई मसनूई या बदनीयती की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कानून अपना रास्ता अपनाता है तो वो तो किसी के लिए भी फिर नाअहली हो सकती है। अच्छा, निगरान सेटअप है शाह खाबर साहब, पंजाब में देखा, KPK में देखा, वो एक्सटेंड हो गया, तो आगे फिर ये जो निगरान सेटअप होगा कौमी असम्बली के हवाले से अब लोग इस तरह की चाहे वो गोयां कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद वो भी फिर आपको आगे जाता दिखाया जाएगा 90 दिन से। देखिए अब ये तो एक जो सूबाई असम्बलियाँ हैं पंजाब की और KP की, आपने देखा कि वो तो जो आइन में दिया गया मैंडेट है वो तो 90 दिन में उन्होंने इलेक्शंस करवाने थे, वो तो पूरे नहीं हुए, और वो उसके बाद उसका तसलसल जारी है और वो चैलेंज भी नहीं हुआ। तो ये तो एक प्रेसिडेंट बन गई है कि जब तक नई हुकूमतें या नई जो है असम्बलियाँ नहीं आएंगी, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आगे प्रोलॉन्ग जो चूँकि अभी कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में भी करती रहेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है वो जो आइन का मैंडेट है वो बिल्कुल उसको फॉलो होना चाहिए, वो अपने वक्त के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अब हम जैसे मैंने पहले भी बात की कि अब चूंकि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, ठीक है नई तरमीम के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि क्या वो नई हल्का बंदियाँ होनी है या पुराना 2017 का सेंसस जो है या मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं, तो वो जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन अगर ये जो नई मरदमशुमारी हुई है इसके ऊपर इसको नोटिफाई कर दिया जाए, फिर तो आइन का तकाजा ये है कि उस सेंसस की बेसिस के ऊपर जो आबादी का तयन होगा उससे फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी डिलिमिटेशन होगी। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो 8 अगस्त की तारीख है, बताया जा रहा है कि इत्तेफाक हो रहा है कि जी असम्बली तहलील हो जाएगी, इस सूरत में जारी बात है 1 महीना ज़्यादा मिल जाएगा, फिर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। लेकिन उस हवाले से अभी से खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि निगरान सेटअप जैसा पंजाब और KPK में एक्सटेंड हो गया, तूल पकड़ गया, तो आगे जाके क्या ये कौमी असम्बली में भी देखने को मिलेगा ये कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, ये एक्सटेंड हो जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होंगे, तो इसका मतलब है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 90 दिन में हो 60 दिन में हो वो तो कोई इशू नहीं है। इलेक्शंस होने चाहिए और सारे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। इस पे अगर हम ये सोच रखें कि ये 60 दिन में क्यों नहीं हो रहे हैं, ये 90 दिन में क्यों हो रहे हैं, तो ये आईनी एक तकाजा है। अगर वो 90 दिन में होते हैं तो कोई इशू नहीं है, 90 दिन में हो जाएं। हमने बहुत जो है वो नुकसान किया है अपना, हमने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और अब हम उन हालात से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और हम सारों को चाहिए कि हम इस पे जो अपना पॉजिटिव है स्टांस वो रखें और बेहतरी के लिए कोशिश करें। अच्छा हसन साहब, बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन अब 1 से 1.5 मिनट हमारे पास है। ये ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि जी जो निगरान वज़ीर आज़म है कोई सियासतदान होना चाहिए, तो कोई 2-4 नाम शेयर कर दें कि जिन्हें आप समझते हैं कि वो उन्हें निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए या वो हो सकते हैं।
देखिए, ये कबल अज़ वक्त है, नाम तो नहीं लिए जाने चाहिए। कंसेंसस के साथ ही जो नाम हो वो सामने आने चाहिए। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई और नाम दे रही हो और दूसरे कोई और नाम दे रहे हो। ये तो दौरान डिस्कशन जो है उसमें ही हमें चाहिए कि हम जो जिस पे कंसेंसस हो वो ही नाम आना चाहिए सामने। और अब तो ऑपोजिशन भी मौजूद है, ट्रेजरी भी मौजूद है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो भी हैं। वो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हमें इंतजार कर लेनी चाहिए। नाम वही हो जो हमारे मुत्तफिका हों। जी, नामों पर आसानी से इत्तेफाक हो जाएगा? यकीनन हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी जमातें हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंतशार चाहता हो। सारे जो हैं वो अमन यकजहती चाहते हैं, सारे जो हैं वो एक दूसरे को साथ लेकर चलने की सलाहियत भी रखते हैं और इरादा भी रखते हैं। ठीक है जी, चलें जी, तीनों मेहमान मेरे साथ होंगे, हम इनको साथ लेके चलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा रोकड़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। निगरान सेटअप के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें ज़ाहिर बात है मुशावरत के लिए जो अपोजिशन लीडर उनसे भी मुशावरत की जाती है, लेकिन अगर अपोजिशन की बात की जाए तो वो ना 3 में ना 13 में, तो फिर ये होगा कैसे? और दूसरी बात है, चले जो हुकूमत में 13 जमातें हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 बड़ी जमातें जो हैं फैसले कर रही हैं, उनके दरमियान बैठकें हो रही, मुलाकातें हो रही, जिसका बरमला इजहार मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके हैं। अब PDM बनाने का जो सारा क्रेडिट जाता है मौलाना साहब को जाता है, लेकिन उनको एतमाद में नहीं लिया गया। दुबई मुलाकातों पे इतने नाराज हुए, नाला में के खुल के खबरें सामने आ गई कि भाई वो नाराज है, वो नाला है। तो ये क्या वजह है कि बाकी जो 13 जमातें हैं उनमें सिर्फ ये 2 जो बड़ी जमातें हैं वही बैठेंगी फैसलों के लिए, तो बाकियों की क्या राय मैटर नहीं करती? मेरा ख्याल है जी कि जो मौलाना साहब का था ग्रीवियंस वो जायज था और उसको दूसरी जमातों ने इंडोर्स किया, और उसके बाद उनकी अभी जो पोजीशन है वो बहुत क्लियर है, दे आर ऑन वन पेज और अभी उनका कोई इशू नहीं है। और इस तरह के इख्तलाफ हो भी जाते हैं और इनको हेल्थी समझना चाहिए। और मौलाना साहब ने उसका बरमला इजहार भी किया और उसको फिर दूसरों ने एड्रेस भी किया। तो अब मेरा ख्याल है कि ऐसा उसकी नौबत क्यों आई? रोकड़ी साहब ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप आगे की बात कर रहे हैं। रोकड़ी साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आगे के लिए चले बेहतरी होती है, लेकिन उस चीज की नौबत ही क्यों आई कि उनको अपनी पोजीशन बतानी पड़ी कि मैं भी हूँ? नहीं, वो अगर कोई पोजीशन नाम मान रहा हो तो फिर पोजीशन बताने वाले बता देते हैं ना। तो मौलाना साहब ने वो काम कर दिया, तो उस पे कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बाकियों ने भी उस चीज को यानी कि माना उस चीज को कि हाँ ये पोजीशन है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन की राजा रियाज साहब बड़े बाकी ज्यादा गिले शिकवे अफोर्ड नहीं कर सकते थे या नहीं होना भी ये चाहिए। आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुल के 2+2 4 का अगर मामला करें और गिला शिकवा जायज करें तो उसको सुनना चाहना चाहिए। ये अच्छी एग्जांपल जज हुई। मैं इसको मंफी चीज नहीं देखता हूँ। दूसरा, जो राजा रियाज साहब हैं वो बड़े संजीदा पॉलिटिशियन हैं। तीसरा, अपोजिशन का ना होने में ना आपका कसूर है, ना प्रेजेंट गवर्नमेंट का कसूर है, ना असेंबलीज का, ना मुल्क पाकिस्तान का। अब उस अपोजिशन को खुद ही जिसने बैठना था उसने खुद हवा में तहलील करके उड़ा दिया, तो अब आप और हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो अपोजिशन है वो कानूनी तौर पे जस्टिफाइड अपोजिशन है, इसलिए उनको अपोजिशन माना जाएगा। अपोजिशन लीडर को भी उसके मकाम के मुताबिक माना जाएगा और ये हकीकी बात है जी। अच्छा, हसन साहब हमारे साथ मौजूद है टीम? अगर हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, उनकी लाइन ड्रॉप होगी। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ। शाह खावर साहब, ये नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की बाज़गत सुनाई दे रही है, तो क्या देखते हैं? मामला तय होते नजर आते हैं? अगर आते तो फिर जो कानूनी जो उनके अदालती मामलात हैं केसेस उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, उनका वापसी जो है वो तो उसमें ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। शायद वो किसी टाइम के इंतज़ार में भी हैं। अब किस टाइम? मेरा ख्याल है कि सितंबर का कुछ एक बड़ी ख़ास तारीख है, अच्छा, जिसका शायद इंतज़ार हो रहा है कि वो एक ओकेजन हो जाए तो उसके बाद वो तशरीफ़ ले आए। लेकिन बहरहाल वो अगर जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो तो जाहिर है कि उनको वो मुकदमात जो हैं या उनकी जो कन्विक्शन है वो भी मौजूद है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उनकी जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जो कि उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ है,
वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जिस वक्त भी वो वापस आएंगे या वो जो अदालत के सामने पेश होंगे तो फिर उनकी अपील जो है वो सुनी जाएगी। उसमें एक ख़ास बात यह है कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं कैप्टन सफदर, उनको उसी केस में जो है वो बरियत हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि एक उनके लिए एक एज है कि जो साथ के उनके जो और शरीक वो थे एक्यूज्ड, उनकी अगर बरियत होगी तो ये उनको एक एज दे सकता है। तो नवाज शरीफ साहब के आने से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो है वो एक बिल्कुल एक नई जो है वो एक स्पिरिट पैदा होगी PMLN के लिए, क्योंकि उनका एक पॉपुलर जो है वो वोट मौजूद है, उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। लेकिन उनका जो डिसीजन है वापसी का, वो मेरा ख्याल है मैं इन 2-3 ओकेजन्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ जो मैंने। ठीक है, रोकड़ी साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी आपको दिखाई दे रही है अनकरीब? मैं इस पे ना जी तबसरा नहीं करूंगा, बिकॉज उस सीनियर लेवल का जो पॉलिटिशियन है वो सोच समझ के अपने अगले कदम को उठाएगा। और मियां साहब की जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका बहुत लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर है, और उनको प्रोज एंड कॉन्स अपने मामलात को ज्यादा बेहतर हमारे से समझेंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सोच समझ के और ध्यान के साथ और बड़ी संजीदगी से उठाएंगे, मुझे इतना लगता है। चले, मैं इसको आपका सोचा समझा तबसरा ही कंसिडर करती हूँ आपकी इजाजत से। आगे चलते हैं। लेकिन this is what I truly सोचा समझा तबसरा, ठीक है, चलें। ठीक है, आपने कहा तबसरा नहीं करता, वो सोच समझ के कदम उठाएंगे। चले जी रोकड़ी साहब, I truly believe in this। ठीक है, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, बस मैं वही कि कोई भी आदमी जिस भी सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो वो सबसे अच्छा जज अपना वो खुद होता है जब उसको मामलात का इल्म हो, तो उसके फैसले को बेहतर फैसला समझा जाएगा निस्बतन हमारे तबसरों से क्या होगा। मैं तो ये समझता हूँ। और जो अभी मैंने पहला तबसरा सुना तो वो लगता वजनी भी लगता है इनका, जो वो बात कह रहे हैं कुछ ऐसी खबर होती है जिसपे बात होती है, तो आई कंसिडर के यही चीज है। जी चले, इस पे जरा तबसरा कर दें। ये जो परवेज खट्टक साहब ने एक पार्टी बनाई और हमने देखा कि जैसा आप लोगों की जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, चले ये तो नाम ही बड़ा एक डिफरेंट नाम, बड़ा ही मुझे नाम वैसे आपकी पार्टी का बहुत अच्छा लगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बड़े मेरिट पर मैं कहूँगी इस्तेकाम की ही ज़रूरत है कि चीज़ें मुस्तहकम हो जाए। बहुत ही खूबसूरत नाम है। रोकड़ी साहब, जो खट्टक साहब ने पार्टी बनाई वो तो बाकायदा एक फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र आ रहा है ना PTI का, नाम से आप देख लें पाकिस्तान तहरीक से पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन पहले दिन लोग लाताल्लुक हो गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या इंप्रेशन गया होगा? जरा इस पे तो तबसरा कर सकते हैं ना आप? मैं इस पे खुल के तबसरा करूंगा जी। खट्टक साहब को अंडर एस्टिमेट करना अगर कोई भी कर रहा है, चाहे PTI के कुछ जो हैं लोग जो बहुत ज्यादा शिद्दत वाले हैं, उनका खट्टक साहब को अंडर एस्टिमेट करना उसको बचगाना अमल कहा जाएगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि खट्टक साहब KP को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर जाएंगे। और अभी तक जो एक फैलाया जा रहा है ना जी कि लोग उनसे आके मिस हो गए, नहीं मिस, ये भी एक कहानी होती है, फैलाई जाती है, 2-3 बंदे बात कर देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि KP को खट्टक साहब जिस तरीके से लेके जाएंगे वो एक चीज है, दूसरा खट्टक साहब अपना इसमें कोई दो राय नहीं है अपना। अच्छा, मेरी ठीक है जी, ठीक है, मेरी बात हुई थी खट्टक साहब से, ये मैं ठीक है। रोकड़ी साहब, खट्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और पंजाब में भी आगे वो एक्टिव पॉलिटिक्स के हवाले से कॉन्फिडेंट थे, बल्कि मेरी खबर के मुताबिक खट्टक साहब आइंदा आने वाले दिनों में जलसे भी करेंगे और बहुत ज़्यादा जलसे करेंगे, और वो अवामी जो ताकत है वो दिखाएंगे कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में उनके साथ मौजूद है। लेकिन बहरहाल जब ये जो कल लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि भाई हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया, तो उससे एक सवालात तो गर्दिश करेंगे और फिर उस पर तबसरे भी होंगे, तज्जिए भी होंगे। अच्छा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी शाह खावर साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी अदालतों से मुतालिक केस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि जी अगर फुल कोर्ट नहीं बनता है तो हुकूमत केस की प्रोसीडिंग से बॉयकॉट कर सकती है। पहले तो ज़रा समझाएं कि इज़ इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसके जो नताइज होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो जो मेरी इतलाहात हैं या जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा ख्याल है हुकूमत का कि वो फुल कोर्ट ना बने अगर तो फिर उस पर बाइकआउट करें।
क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो चूँकि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि जी फुल कोर्ट होनी चाहिए। उस पर डिस्कशन भी हुई और उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फिर वो तौजीहात भी बताई। उन्होंने कहा कि किस वजह से फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जा सकती, अभी नहीं, फिलहाल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि 3 जजेस पहले जो है वो अपने आप को समाज से अलग कर चुके हैं। फिर चूँकि गर्मियों की तातीलात हैं तो उसमें कुछ जजेस जो हैं वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो गिवन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने अंदिया यही दिया कि हम ऐसा मुश्किल है। लेकिन फिर समाअत ख़त्म होने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि हम फुल कोर्ट के मामले पे जो अटॉर्नी जनरल की या गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे और उस पर हम फिर कल जो है वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद बाइकआउट वाला सिलसिला ना हो, गवर्नमेंट शायद उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अगर उनके हैं उनको भी रिकॉर्ड पे लेके आएगी। तो मुझे नहीं लगता सवाल भी गर्दिश कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं कि मैं असिस्ट नहीं करूँगा? मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ना जी, वो इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 100 के मुताबिक वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है, उसने असिस्ट और उसने रिप्रेजेंट करना होता है फेडरल गवर्नमेंट को। लेकिन उसके साथ साथ एक जो अटॉर्नी जनरल की कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो कोर्ट के लिए भी होती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। उसमें यह होता है कि वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। तो जब उनको नोटिस किया जाता है, वो भी ऑर्डर 27 ऑफ CPC का, तो फिर वो किसी की जो है ना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम नहीं करते। फिर उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल अदालत को आईनी और कानूनी मामलात में असिस्ट करना होता है। तो ऐसा तो हमने देखा है कि अटॉर्नी जनरल ये हो सकता है कि वो अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है कि वो अदालत में मौजूद हों और वो ये कहें कि जी मैं इसकी पैरवी नहीं करूंगा और बाइकआउट करूंगा। तो ऐसी प्रेसिडेंट हमने नहीं देखी कभी भी। और इस्तीफे का चांस है? इस्तीफा तो खैर कभी भी कोई दे सकता है, वो तो कोई ऐसा रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? देखिए ये एक बहुत लंबी बहस है, क्योंकि अब ये बहस चूँकि सब जुडिस है मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मैं भी जो है हुकूमत के एक जो वजीर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें, जो भी अंडर नोटिस हैं उसमें। तो ये तो एक लंबी बहस है। ठीक है जी। तो चूंकि ये जो सेक्शन 2(1)(d) है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, वो एक लॉ है, वो हिस्सा है कानून का, और उसके बारे में बहुत सारे अदालती नज़ायर भी मौजूद हैं कि उसमें मुदाखलत जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है, जो काजी फाइज ईसा साहब के नोट में भी था कि 2019 में जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फौजी अदालतों के फैसलों को जो कलअदम करार दिया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एडमिट किया हुआ इन पिटीशंस को, और उसको हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल भी किया हुआ है। तो अब होना तो ये चाहिए कि उसका नेक्सस भी इस केस के साथ है। तो ये तमाम मामलात जो हैं वो एक जगह के ऊपर क्लब हो के ये सुनने चाहिए, और बेहतर यही है कि किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उसको फुल कोर्ट जो है वही तश्कील दे और वो इसका फैसला करे। ठीक है जी, चलें आपकी तरफ आ रही हूँ रोकड़ी साहब। ये जो भी हुकूमत आगे आएगी, पहले तो रोकड़ी साहब आप जरा ये बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि जी अक्सरियत, सादा अक्सरियत शायद किसी को नहीं मिलेगी, मखलूत हुकूमत ही आगे नजर आती है। मखलूत हुकूमत के फवाइद भी बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ कम होती हैं, झगड़े कम होते हैं, मामला इंतशार की तरफ कम जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे होते और बहुत से फैसले मसलहत की नज़र हो जाते हैं। खैर ये भी एक लंबी डिबेट है, इस हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा रोकड़ी साहब, आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मईशत के हवाले से अगर बात की जाए, ये अभी IMF के हवाले से चलिए अच्छी खबरें आ गई, क्या देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कब कहाँ किस वक्त कराता है, सबसे अहम चीज़ ये है। अगर इलेक्शन इसमें 3 महीनों के अंदर होते हैं, 90 डेज के अंदर, तो मखलूत हुकूमत के ही चांसेस बनते हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर थोड़ा इस डेट को बढ़ाता है किसी भी वजूहात की बुनियाद पर, तो फिर पार्टीज स्ट्रेंथ ले जाएंगी, जो भी पार्टीज मैदान में हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और वो उनके स्ट्रांग होने की एक रीज़न ये भी है कि अगर और इंशाअल्लाह ताला जैसे मुईशत की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो है और आप उनमें रिफॉर्म्स ले आते हैं और मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाती है, चाइना, ये जो रशियन, ये जो आपका एक नया
सिलसिला चल रहा है, इसको इंडोर्स होकर ये स्टेक होल्डर्स जो बैठे हैं इन्होंने ऑलरेडी इसकी तरफ बहुत मुस्बित कदम उठा लिया है, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो जाएंगी और फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सकती है, डिपेंडिंग कि वो किसको अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहती है और वो किन लोगों को टिकट देती है। क्योंकि जो लोग हैं अब उनकी जो चॉइस है वो मैटर करती है, लोगों की जो ख्वाहिश है वो भी मैटर करती है, अवेयरनेस भी ज्यादा है और लोग कंसर्न्ड भी ज्यादा हैं और लोग इन टच भी ज्यादा हैं मीडिया, सोशल मीडिया और अदरवाइज भी। अगर आप पूरा सही करा लेते हैं अपना मर्दमशुमारी तो आपका जो वोट बढ़ना है वो तमाम उन नौजवानों का वोट बढ़ना है जो कि इस वक्त ज्यादा चार्ज भी हैं और मामलात को समझते भी हैं। तो ये चीजें सारी अगर आप देखेंगी तो डिपेंड करता है कि किस सूरत हाल में कौन सा मामला कैसे चलेगा। जी अच्छा रोकड़ी साहब, ये जो शफाफियत होती है इंतखाबात की, जब इंतखाबात के रिजल्ट्स आते हैं, हमने देखा माजी में भी होता रहा है कि हारने वाला कभी भी तस्लीम नहीं करता था कि ये मेरी हार है, अल्लाह कह दिया जाता था कि ये जी धांधली हुई है, तारीखी धांधली हुई है हमारे साथ। तो शफाफियत के हवाले से तो सवालात सियासतदान खुद ही खड़े कर देते हैं, शफाफियत पर ज़रा अपना तबसरा कर दें कि कैसे आवाम को यकीन दिलाया जाए, वोटर को यकीन दिलाया जाए कि ये शफाफ इंतखाबात हैं और इनके रिजल्ट को इस तरह तस्लीम किया जा रहा है। देखिए, वोटर को यकीन दिलाने के लिए फिर सच की जरूरत है और जो कौम में मजमूई तौर पे सच का ऐसा ही फुकदान है जैसे कुछ मुल्कों में कुछ मादनियात का मुकम्मल फुकदान। तो इस मामले में हमारे पास है तरीका क्या है, वो ये है कि आपका जो नादरा का सिस्टम है वो इतना बेहतरीन और इतना आला सिस्टम है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेके और इसको दुरुस्त तरीके के साथ आप अगर इस्तेमाल करें और कुछ नए तरीकों को भी अडॉप्ट करें जो आप कर सकते हैं और इलेक्शन जो है कंडक्ट करें तो इलेक्शन बहुत हद तक शफाफ हो सकता है और होगा। मुझे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो आपका आना है वो बहुत बेहतर इलेक्शन है। ठीक है शाह कावर साहब, इसी पर आपका लास्ट कमेंट। देखिए, बात यह है कि हमारे जो माजी है उसमें 70 के इलेक्शन के अलावा तकरीबन तमाम इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत है कि इंतखाबी जो कवानीन हैं उसमें ऐसी तरामीम और ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो इंश्योर करे कि इलेक्शन कमीशन जो है जिसका काम है इलेक्शन करवाना गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और ईमानदारी के ऊपर, तो वो तभी मुमकिन है कि ऐसे इंतखाबी इस्लाहात हों जिसमें लोगों का भी जो है वो कॉन्फिडेंस इलेक्शन के प्रोसेस के और वो मज़ीद बढ़े और उसमें फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो है इस मेनेस को जो है वो ख़त्म करें। ठीक है जी, रोकड़ी साहब और शाह कावर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाने से पहले देखिए मेहदी हसन साहब की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।